नहीं भी दिखाई दे रही है तो अंदाजे से काम चला लो, कोई बात नहीं। कि चीजें जो हमने क्या करनी है, कलर चेंज करना पड़ेगा इसका शायद। शांत हो जाए बेटा, बोले नहीं भाई, किसी को नहीं दिखेंगे तो कैसे। हमने जो आज काम करना है वो काम, दो काम जो है वो हमने करने हैं। एक करना है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है और कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, और जो स्टेबल नहीं है वो स्टेबल होने के लिए करता क्या है। सिंपल सी एक बात है भाई, छोटी सी बात जो आपने समझनी है वो बात क्या है कि जिंदगी में क्या चाहिए, सुकून चाहिए। कुल मिला के ऐसा कहा जाता है ना, सुकून का मतलब यहां पे किससे है, स्टेबिलिटी से। ठीक है, अब वो जो काम है वो हमारे पास क्या है, दो तरीके के इंसान हैं या तीन मान लो। एक जो जिनके पास क्या है, पैसा कम है, एक जिनके पास एवरेज पैसा है, और एक जिनके पास क्या है, ज्यादा पैसा है। ठीक बात है। अब जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें तो सुकून कहां मिलेगा, और जिनके पास ज्यादा पैसा है उनके जी को भड़क ज्यादा हो रखी है। ठीक है, तो काम जो वो क्या करना पड़ेगा, हमने वही चीजें जो है वो जाननी है। तीन तरीके के न्यूक्लियाई होंगे। एक न्यूक्लियाई जिनकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या रहेगी, कम। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को मैंने किससे कनेक्ट करा था, पैसे से। ठीक है, एक जिनके पास वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी, और एक है किस में रहेंगे, एवरेज सी वैल्यू में रहेंगे। उनसे रिलेटेड काम जो है वो आज हम जान रहे होंगे। बात नंबर एक जो डिस्कस करनी है वो क्या है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल होगा, इसके बारे में काम जो है ना वो हम करने चलेंगे। कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल होगा ये बात जाननी है, और अगर कोई न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है तो वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए करता क्या है। ये दो बातें जो है वो हमने डिस्कस करनी है। जैसे ही ये दो बात खत्म होंगी न्यूक्लियर चैप्टर ही खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, और कल से जो है वो हम डिस्कस करेंगे या तो सेमीकंडक्टर या वेव ऑप्टिक्स, दोनों में से कोई सा एक हिस्सा जो है ना वो हम उठा रहे होंगे। ठीक है, ये काम जो है वो हमने करना है। सारी बातें जो है वो सारे बच्चे बड़े ध्यान से, तो मेन जो काम है वो हमने अब क्या करना है, हमने आज जो डिस्कस करना है एक पॉइंट, वो पॉइंट क्या है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है, ये बात जो है ना वो हमने डिस्कस करनी है। और वर्ड जो है सर वो हमने क्या करना है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, एक बात, और इसी के बेसिस पे आज सारा का सारा काम जो है ना वो चल रहा होगा। वर्ड है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है, ये बात जानना चाहते हैं बेटा। कंपटीशन ओरिएंटेड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है। कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल होगा जिसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या रहेगी, ज्यादा। क्योंकि कल हम डिस्कस कर चुके हैं सैलरी का ज्यादा होना जरूरी, सैलरी का मतलब यहां पे किससे था, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी से। लेकिन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का ज्यादा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ज्यादा होना इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया, हर एक के हिस्से में जो वैल्यू जाएगी उसका इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में ज्यादा है, कि जितनी ज्यादा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी उतना ज्यादा स्टेबल जो है वो क्या रहेगा, एक न्यूक्लियस रहेगा। सही है ये बात। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे तुमसे बात करना चाहूं तो चीजें जो है वो हमने क्या करनी है, मान लो एक एलिमेंट है एक्स, ठीक है, न्यूक्लियस के लेवल पे ही अगर हम डिस्कस करें, और एक जो एलिमेंट है सर वो हमारे पास क्या है, वाई। गौर करेंगे बेटा सारे बच्चे ध्यान से, मैं एक वैसे रैंडम एक एग्जांपल लेके तुमसे बात कर रहा हूं। अगर इसके जो न्यूक्लियंस की संख्या है वो 10 है, क्या कोई एक्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं बस। और वाई जो है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वाई के पास जो न्यूक्लियंस की संख्या वो कितनी है, 20। मान लो इसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो है, इसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी मैंने कोई भी एक वैल्यू ले ली, और मान लो मैंने वो वैल्यू जो है वो कितनी ले ली, मान लो मैंने वैल्यू ले ली 56। कितनी वैल्यू ले ली, क्या कोई ये एक्स एग्जैक्ट डाटा दे रहा हूं मैं, नहीं, मैं एक सिंपल सी बात से आपको चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं बस। ठीक है, और अगर मैं यहां पे बात करता हूं वाई, और वाई की जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है, वाई की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बेटा आपने मान लो कितनी मान ली, 80 मान ली। ठीक है, और ये आंसर जो है वो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी किस ऑर्डर में चलती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कल ये डिस्कस कर चुके हैं, एक न्यूमेरिकल के माध्यम से हमने ये बात जान ली थी। ठीक है, ये कितना है, ये है 56 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना है, 80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं आपसे पूछता हूं न्यूक्लियर बाइंडिंग किसकी एनर्जी ज्यादा है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कौन से की ज्यादा है, वाई की। ठीक है, लेकिन स्टेबल कौन सा है, उस चीज को हम ज्यादा कम किसको चेक नहीं करेंगे, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को चेक नहीं करेंगे, हर एक का हिस्सा चेक करेंगे। और हर एक का हिस्सा अगर हम चेक करते हैं तो क्या करेंगे, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमने चेक करना है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करूंगा तो ये कितना हो गया, 56 डिवाइडेड बाई कितना, 10। तो आंसर कितना आया, 5.6 जो है वो हमारे पास आंसर आया। वाई के लिए जब हमने बात करी तो ये काम जो है वो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जब मैं किसके लिए निकालूंगा, वाई के लिए निकालूंगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 80/20, और 80/20 कितना आंसर आया, 4। अब कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 5.6 वाला। आप क्रिश क्या देख रहे हो, टोटल में वैल्यू तो किसकी ज्यादा थी, वाई की, लेकिन जब हर एक का हिस्सा निकाला गया तो वैल्यू किसकी ज्यादा आई, एक्स की। और हमें जो मैटर करती हैं चीजें वो क्या,
न्यूक्लियर बाइंडिंग पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो अगर मैं कहूंगा तो कौन ज्यादा स्टेबल है, एक्स का जो न्यूक्लियर है, एक्स न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इज मोर, कि एक्स की न्यूक्लियर स्टेबिलिटी जो है वो क्या है, ज्यादा है। समझ आइए ये बात आपको। हेडिंग डाल लो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, हेडिंग डालें न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी हेडिंग डालें, और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के अंदर काम जो है वो हम करना शुरू करेंगे कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखें इस बात को, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इज, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी नाम में तो दम है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी इसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये पूरा डाटा जो है बेटा वो उतार लीजिए, ये बात उतार लीजिए, एक्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, वाई का एग्जाम्पल ले लीजिए, दोनों से काम जो है वो हमने जो जो करना है उसका एग्जाम्पल ले लीजिए, कर लीजिए जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे, निपटाते हुए चलें, शाबाश। कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो है पर न्यूक्लियन जब हमने निकाला तो हमें न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में पता चला। एक एग्जांपल लिया एक्स का, हालांकि वाई की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा थी, लेकिन हर एक का हिस्सा जब वंश निकाला तो कौन ज्यादा आगे निकल गया, एक्स आगे निकल गया। तो कौन ज्यादा स्टेबल, टोटल नहीं देखा गया, क्या देखा गया, हर एक का हिस्सा देखा गया। समझ पा रहे हो आप इस बात को? तो ये काम जो है ना वो हमने करना है। मतलब कि आप जो है चीजों को ऐसे समझेंगे, किसी घर में 10 बच्चे हैं, ठीक है, और वहां पे चीज जो है खाने के सैंडविच चले गए 5, तो हर एक का हिस्सा कितना आया, आधा। एक घर में 2 बच्चे हैं, सैंडविच भी कितने चले गए, 2, तो हर एक का हिस्सा कितना आया, 1। तो कहां झगड़ा ज्यादा होगा, वो आधा बटा ही नहीं, स्केल दर दर का काटेंगे उसे ठीक है, और वो कटेगा नहीं, और फिर क्या होगा, वहां पे लड़ाई मचेगी, लड़ाई मचेगी तो क्या होगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सही बात है। अलग अलग तरीके हैं चीजों को समझने के, आप समझ पाए हैं कुल मिला के। अब जो काम है वो हमने क्या करना है, एक ग्राफ हमने पढ़ना है, एक्स और वाई के लिए चीजें जो है ना वो हमने करनी है। कल आपने न्यूक्लियर फोर्स पढ़ लिया था सभी ने घर जाके। पहली प्रॉपर्टी क्या थी रितेश जी, न्यूक्लियर फोर्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो पढ़ा है, पढ़ा है ये भी नहीं पढ़ा, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेस के बीच में कूलम स्लो वाला जो फोर्स था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप क्या कर रहे हो, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। हाँ हाँ समझ गया मैं। अगली प्रॉपर्टी क्या थी मांशु, ये तो क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला था, न्यूक्लियर वाला तो 10 की पावर 38 में जा रहा था। तीसरी क्या थी, शॉर्ट रेंज था। चौथी क्या थी, हमने देखा था कि भाई पोटेंशियल एनर्जी के इसके साथ का ग्राफ जो है रिपल्सिव जा रहा था या अट्रैक्टिव जा रहा था। बहुत अच्छे से तुमने पढ़ लिया है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। आगे हम जो है वो काम कर रहे हैं, सुनो ध्यान से। अलग अलग एलिमेंट जो हैं, अलग अलग न्यूक्लियाई जो हैं, उनके लिए एक ग्राफ बना रहा हूं। कोई बच्चा उतारेगा नहीं, सारे बच्चे पहले ध्यान से समझेंगे, समझने के बाद इसके पॉइंट्स जो मैं आपको समझाऊंगा और उसको हम लिख लेंगे और काम हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझें कि हम जो हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ जो है वो बनाना चाहते हैं। और मान लो मैं इस ग्राफ को तरीके से अगर बनाऊं, सुनो भी ध्यान से कि चीजें जो है हमने क्या करनी है, गौर कर रहे होंगे बेटा कि कंसेप्ट जो है वो हमारे पास क्या है, एक ग्राफ जो है वो मुझे प्लॉट करना है। और ये मैंने ग्राफ वाली लाइंस जो है ना वो इस पे थोड़ी बना ली, दिखाई दे रही है तुम्हें ग्राफ वाली लाइन, ठीक है, नहीं भी दिखाई दे रही है तो अंदाजे से काम चला लो, कोई बात नहीं। कि चीजें जो हमने क्या करनी है, कलर चेंज करना पड़ेगा इसका शायद, शांत हो जाए बेटा, बोले नहीं भाई, किसी पे भी नहीं दिखेंगे ये तो, फिर ऐसे छोड़ो। काम जो हमने क्या करना है, सुने भाई ध्यान से। यहां पे मैं एक ग्राफ बनाना चाह रहा हूं और इस ग्राफ से हमें जो कंक्लूजन मिलेगा वो किसका, कौन सा न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल है, कौन सा न्यूक्लियाई कम स्टेबल है, और जो कम स्टेबल है वो स्टेबल होने के लिए करता क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वाई एक्सिस पे अगर मैं बात करता हूं तो वाई एक्सिस पे जो हम लिखना चाहते हैं वो हमने लिख लिया सर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्योंकि हर न्यूक्लियन का जो हिस्सा है,
हर न्यूक्लियन के हिस्से से स्टेबिलिटी पता चलती है। और यहां पे जो है वो हमने ले लिया मास नंबर। यहां पे किसको ले लिया? तो पहली बात तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार तो कंपटीशन में यही पूछ लिया गया कि ये ग्राफ बन रहा है, किस किस के बीच में ग्राफ बन रहा है। शेप जो है वो आपको पता चल जाएगी, शेप अलग सी शेप आ रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ किस किस के बीच में है? न्यूक्लियर बाइंडिंग पर न्यूक्लियन के। क्यों पर न्यूक्लियन? क्योंकि अभी बताया न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का ज्यादा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? हर एक का हिस्सा, वो लिख लिया। और मास नंबर के साथ ये वैल्यू कैसे चेंज हो रही होगी? सर एटॉमिक नंबर क्यों नहीं लिया? क्योंकि न्यूक्लियंस की संख्या को कौन बताता है? मास नंबर बताता है, क्योंकि हम न्यूक्लियंस के बारे में बात कर रहे हैं ना। और ये जो ग्राफ है, अगर मैं इसके बारे में चर्चा करना चाहूं तो काम जो है वो लगभग सा क्या जा रहा होगा भाई? मान लो ये वैल्यू जो है, यहाँ पे 2 मान लू मैं, यहाँ पे 4 मान लिया हमने, यहाँ पे 6 मान ली, ये 8 है, और ये लगभग सा कितना है? 10। तो ये जो ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जो है ना वो जा रहा होता है। इस तरीके का ग्राफ जो है ना ये ऑब्जर्व करा गया। क्या है इस ग्राफ के अंदर वो सीखोगे। अभी के लिए जो मैं बता रहा हूं उस चीजों पे ध्यान दो। और ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो है वो किस में है? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होती है सर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। आपको जो जो बातें याद करनी है अब उन बातों पे फोकस करो। सबसे पहले जो भी आप यहां पे पीक पे बनाओगे ना, जो यहां पीक पे बनाओगे उसका नाम है आयरन। उसका नाम क्या है? और आयरन जो है वो कितने पे होता है? मास नंबर कितने पे होता है? 56 पे होता है, ठीक है। आपको जो जो बातें लिखनी है मैं पहले उनके बारे में डील कर रहा हूं आपसे, कि सबसे ज्यादा स्टेबल जो सबसे पीक पे रहेगा वो क्या रहेगा? आयरन। और इसकी वैल्यू जो है लगभग सी 8.8 के आसपास रहती है। इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है? लगभग सी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई है वो किसका है? आयरन का है। ये बात अभी मैं कंक्लूजन में आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये ग्राफ जो है वो हाईएस्ट वैल्यू कहां लेता है? यहां पे, और हाईएस्ट वैल्यू यहां लेता है। तो सबसे ज्यादा जो है वो वैल्यू किसकी है? 56, ठीक है। और 56 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो दिखनी भी चाहिए उसकी थोड़ी सी। लगभग वैल्यू कितनी है? 8.8, ठीक है। 8.7 भी किसी बुक में हो सकता है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है? 8.85 के आसपास होती है, ठीक है जी। अगली जो बात है, जो ये तुम लास्ट में लगभग 7 से के आसपास, यहां पे जो है ना कदी से नीचे तक यहां तक खींच दो। ये जो है लगभग 7 के आसपास जो है वो यूरेनियम हम लिखेंगे। और यूरेनियम जो है वो कितना है? 232। मतलब अगर मैं यहां पे ये बात जो है वो क्या कह रही है कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पहले बढ़ी, कहां तक बढ़ी? आयरन तक। और उसके बाद जो वो क्या कर गई? डिक्रीज। कब तक डिक्रीज करती है? यूरेनियम तक। क्या बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगी? नहीं, स्लाइटली जो है वो क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, ठीक है जी। बात अगली जो बात है सर, यहां पे जो है वो हमारे पास जो हाइड्रोजन से शुरुआत होती है 1H1, ठीक है, 1H2 हम लिख देते हैं। हाइड्रोजन के दोनों हमने जो है ना वो लिख दिए। अगली अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे ये जो है, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन वगैरह के लिए जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है? सबसे कम है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो मैंने हीलियम को लिख दिया। हीलियम का कितना है? 4 है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो ये कार्बन है। कार्बन का कितना होता है? 12। नाइट्रोजन की बात करूं तो ये नाइट्रोजन हो गया। यहाँ पे जो है वो वर्ड क्या चला जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना है? 16 है, ठीक है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे जो है वो मैं क्या लिख देता हूं? ये जो है ये हमारे पास बेरिलियम जो है वो लिखी गई। और यहाँ पे जो है वो हमने क्या लिख दिया? लिथियम लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। इस ग्राफ में क्या क्या सीखना है सुनो ध्यान से, कि अगर मैं बात करूं यहां तक जो है वो लगभग 20 नंबर बन जाएगा। क्योंकि ये जो है ये क्या है? 16 है, 16 है। तो थोड़ा सा और आगे तक जाएंगे तो निश्चित कितना बन जाएगा? 20। और 20 से लेके अगर मैं यहां तक बात करता हूं तो लगभग सी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो है वो क्या है? 8 के आसपास है, ठीक है। किसी की 8 से थोड़ी सी ऊपर है, किसी की 8 से थोड़ी सी नीचे है। और जो सबसे हाईएस्ट वाला है वो कौन है? आयरन। तो सबकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो आयरन के क्या है? लगभग से पास। इसको क्या नंबर दे दिया? मान लो ये एलिमेंट जो है कोई भी है जिसका नंबर कितना है? 20। और इस वाले को अगर मैं बात करता हूं इसको नंबर क्या दे दिया? y। और इसका नंबर क्या कह दिया मैंने? 120, ठीक है। तो 20 से लेके 120 लगभग सा अंदाजा अगर दें तो ये कर्व जो है वो क्या है? कोई ज्यादा ऊपर जाके नीचे नहीं आ रहा है। कर्व जो है थोड़ा सा क्या है? लगभग सा कांस्टेंट सही है। मतलब कि ये जो है 20 से लेके 120 वाले वो हाईली स्टेबल हैं। वो कैसे हैं? हाईली स्टेबल। ये हाइड्रोजन वाले जो हैं वो क्या हैं? लीस्ट स्टेबल हैं। अगली अगर मैं बात करता हूं, कार्बन की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो उसका न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल है। नाइट्रोजन वाले की कम है तो उसका न्यूक्लियाई क्या है? कम स्टेबल है, ठीक है। ये वैल्यू इंक्रीज करती है कब तक? आयरन तक। और उसके बाद क्या कर जाती है? डिक्रीज करती है। अब जो जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं इन बातों पे आपने गौर करनी है। सर ये ग्राफ जो है वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आपको बना के दिया गया है। सबसे पहले न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिस न्यूक्लियाई की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी वो क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। तो इनकी वैल्यू तो सबसे कम है।
इसका मतलब ये क्या है, लीस्ट स्टेबल। फिर ये वैल्यू बढ़ती चलेगी, इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और उसके बाद डिक्रीज करने लगी तो स्टेबिलिटी क्या होने लगी, कम होने लगी। बात नंबर 2 क्लियर है। सबसे पहले हाइड्रोजन पे गौर करी, इनकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है, पर न्यूक्लियन क्या है, लीस्ट है, तो ये स्टेबिलिटी भी क्या है, लीस्ट। फिर ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी भी बढ़ी, फिर घटी तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी भी क्या करने लगी, घटने लगी। सबसे ज्यादा किसकी, आयरन की। बात नंबर 4, 20 से लेके 120 तक की वैल्यू लगभग 8 के आसपास है, तो ये सारे के सारे कैसे हैं, स्टेबल। ठीक है। उसके बाद कि सर कार्बन और ऑक्सीजन के लिए पीक कहां है, ऊपर, नाइट्रोजन के लिए कहां है, जिनके पीक ऊपर हैं वो ज्यादा स्टेबल, जिनका नीचे चला गया इसका मतलब वो कम स्टेबल। समझ आ गई ये बातें, कितनी बात बताई है। बात नंबर 1, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के जैसे जो न्यूक्लियाई हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कम, और अगर कम है तो उनकी स्टेबिलिटी भी क्या है, कम है। ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती चलेगी कब तक, आयरन के लिए, और उसके बाद क्या करने लगी, घटने लगी। सबसे ज्यादा किसकी, आयरन की। बात नंबर 4, 20 से लेके 120 तक के जिनके मास नंबर हैं उनकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी लगभग 8 के आसपास है। ये देखो ना, ये 8 से हल्की सी कम, ये 8 से थोड़ी सी ऊपर, और ये 8 के लगभग सी बराबर। 8 वाले को क्या कहा गया है, स्टेबल कहा गया है। ठीक है, तो ये 20 से 120 वाले कैसे हैं, स्टेबल हैं। ऑक्सीजन और कार्बन के लिए बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, तो इसका मतलब उनके न्यूक्लियाई क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। नाइट्रोजन के लिए कम, तो उनके न्यूक्लियाई क्या रहेंगे, कम स्टेबल रहेंगे। समझ आ गई बात। तो ये जो है ये ग्राफ हम बनाएंगे और इसके बेसिस पे कंक्लूजन लिखेंगे। सही है, ये ग्राफ बनाओ पहले, फिर इसके कंक्लूजन जो है वो मैं लिखवा देता हूं जो मैंने आपको बनवाए हैं। करें जल्दी, शाबाश। करें बेटा, बनाएं जल्दी, शाबाश, ग्राफ को। करें बेटा, करें जल्दी, शाबाश। ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व है और इसके बारे में चर्चा जो है ना वो हम करेंगे। बना लो इसको थोड़ा सा तरीके से। ये इसका फोटो ले लो, आराम से बनाना, देख दाख के ना, हेडिंग डालो बाइंडिंग एनर्जी कर्व, कभी कुछ और ही बना दो तुम। फोटो ले जाना और घर से आराम से बनाना। लिखो बाइंडिंग एनर्जी कर्व, द वैल्यू ऑफ, हेडिंग डाल लो बाइंडिंग एनर्जी कर्व। लिखना शुरू करें इसमें। ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाया क्यों है उसके बारे में जाने। क्यों बनाया नितिन हमने, ताकि हम न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को जान सकें। क्या आप जान पाए, क्या जाना आपने इससे, कि आयरन का न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल है, हाइड्रोजन वाले सबसे कम स्टेबल हैं, 20 से 120 वाले लगभग से स्टेबल हैं। ठीक है, पहले ये वैल्यू बढ़ती है और फिर ये वैल्यू क्या कर जाती है, घटने लग जाती है। चलो बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में लिखेंगे। द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन ऑफ अ न्यूक्लियस, पर न्यूक्लियन ऑफ अ न्यूक्लियस gives a measure, gives a measure, gives a measure of the stability of that nucleus, gives a measure of stability of that nucleus। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी जाननी है तो किसको जान लो, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को जान लो। लिखें ग्रेटर इज द बाइंडिंग एनर्जी, ये बात तो हम लिख भी चुके हैं। greater is the binding energy per nucleon, greater is the binding energy per nucleon, more stable is the nucleus। ये बात पढ़ चुके हो तुम, पढ़ तो ली। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के, लिख चुके हो। ग्रेटर इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ग्रेटर इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ न्यूक्लियस, मोर स्टेबल इज द न्यूक्लियस। ठीक है, फीचर्स हेडिंग डाल लो कि इस ग्राफ की फीचर्स क्या क्या हैं।
इस ग्राफ से हमें पता क्या चला है? सबसे पहले हाइड्रोजन से ही अगर शुरुआत करें तो लिखें द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोन, बार बार बाइंडिंग एनर्जी मत लिखो, बार बार बीई लिख लो फीचर्स में। नंबर 1, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोन इज स्मॉल, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोन इज स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियाई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोन इज स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियाई, फॉर लाइट न्यूक्लियाई, फॉर लाइट न्यूक्लियाई like 1h1 1h2, like 1h1 और 1h2, 1h2 1h1 1h2 के लिए बाइंडिंग एनर्जी जो है वो क्या है? कम है। ये ऊपर हीलियम है, हीलियम के कंपैरिजन में कम किसकी है? लिथियम की। कार्बन है, कार्बन के कंपैरिजन में कम किसकी है? नाइट्रोजन की। हीलियम लिखा हुआ है वो, ठीक है। ये हो गया काम डन। अगली बात लिखना शुरू करें। द कर्व हैज अ, लिखे बेटा, द कर्व हैज अ broad maximum, the curve has a broad maximum close to, curve has a broad maximum close to value of, curve has a broad maximum close to value of 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियोन। ये 8.5 कहेगा तो ये वैल्यू को कहां से करवाएगा? 40 से लेके 120 तक भेजेगा। मैं 8 कह रहा था तो मैं 20 से 120 भेज रहा था, ठीक है। अलग अलग बुक का अलग अलग डाटा है। आप क्या लिखोगे कि ब्रॉड मैक्सिमम जो है वो मिल रहा है, और ब्रॉड मैक्सिमम के वैल्यू जो है वो कितनी जा रही है? 8.5 जा रही है पर न्यूक्लियोन इन द मास नंबर रेंज, इन द मास नंबर रेंज फ्रॉम 40 टू 120, मास नंबर रेंज 40 टू 120, 40 टू 120। इट हैज अ पीक वैल्यू, इट हैज अ पीक वैल्यू, इट हैज अ पीक वैल्यू ऑफ 8.8, इट हैज अ पीक वैल्यू ऑफ 8.8 पर न्यूक्लियोन के लिए बात कर रहे हैं तो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियोन, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियोन, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियोन। किसके लिए ये? फॉर आयरन, आयरन 56, ठीक है, फॉर आयरन Fe56, फॉर आयरन Fe56। एटॉमिक नंबर कितना होता है आयरन का? 26, बहुत बढ़िया, ठीक है। जरूरत नहीं है वैसे 26 लिखने की, पर मास नंबर के अनुसार हमने काम करना है, हिमांशु ने बताया है, ठीक है जी। ये चीज जो है वो आपको पता है कि सर इस रेंज में वैल्यू लगभग सी क्या होगी है? फ्लैट होगी है, 8.5 के आसपास है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो है वो किसके लिए है? आयरन के लिए। और सबसे ज्यादा वैल्यू है तो इसका मतलब उसका न्यूक्लियस जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। मेन बात आपको क्या पता चली कि सर ये हाइड्रोजन वाला डाटा जो है वो बहुत कम है, इसका मतलब लीस्ट स्टेबल। यहां पे वैल्यू लगभग सी कांस्टेंट रही है तो ये ज्यादा स्टेबल है, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? आयरन है। फिर ये वाला जो कर्व है ना, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लिखना शुरू करें। इसके अंदर जो डाटा है वो हमने क्या लिखना है? लिखें इन द मास नंबर, इन द मास नंबर रेंज, इन द मास नंबर रेंज 2 to 20, 2 से 20, इन द मास नंबर रेंज 2 to 20, in the mass number range 2 to 20 there are well defined maxima and minima, there are well defined maxima and minima। मैक्सिमा का मतलब क्या होता है? कर्व ऊपर है, मैक्सिमम है। मिनिमम का मतलब, मिनिमा का मतलब क्या है? कर्व कहां है? मिनिमम। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के लिए क्या दिख रहा है? मैक्सिमम। और नाइट्रोजन और लिथियम के लिए क्या दिख रहा है? मिनिमम। इसका मतलब क्या है? इनके न्यूक्लियस कम स्टेबल है और इनके न्यूक्लियस क्या है? ज्यादा स्टेबल। क्या लिखा है अभी तक आपने कि वेल डिफाइन क्या मिला है? मैक्सिमा, और वेल डिफाइन क्या मिला है? मिनिमा, ठीक है। इसके अंदर लिखेंगे वेल डिफाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। द मैक्सिमा अकर्स, द मैक्सिमा अकर्स किसके लिए? इसके लिए मैक्सिमा लिखवाया है हीलियम के लिए,
लिखो हीलियम कोमा कार्बन कोमा ऑक्सीजन। हीलियम कार्बन ऑक्सीजन के लिए आपने क्या देखा है? मैक्सिमा देखा है, वेल डिफाइंड मैक्सिमा फॉर हीलियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इंडिकेटिंग, क्या इंडिकेट हुआ? अगर मैक्सिमम पे है तो उनकी स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। इंडिकेटिंग हाइयर स्टेबिलिटी, इंडिकेटिंग हाइयर स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू नेबरिंग, एज कंपेयर टू, हाइयर स्टेबिलिटी है एज कंपेयर टू नेबरिंग। नेबरिंग में कौन है? लिथियम एंड नाइट्रोजन। ठीक है, कि हीलियम कार्बन ऑक्सीजन अपने नेबरिंग वालों से क्या है? ज्यादा स्टेबल है। नेबरिंग वालों में कौन है? लिथियम है और कौन है? नाइट्रोजन है। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमारे पास है। मानते हो आप इतनी बात को? हाइड्रोजन सबसे कम वाले का कर लिया, ये मैक्सिमम वालों का और मिनिमम वालों का कर लिया। आयरन का सबसे ज्यादा होता है और ये वैल्यू जो है वो 40 से 120 के बीच में लगभग सी क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है, ये काम जो है ना वो हमने कर लिया, ये बातें जो हम जान चुके हैं। अब अगला जो काम है, और भी लिखना चाह रहे हो तो लिख लो। अगला पॉइंट लिखें, एज द मास नंबर इंक्रीजेज, एज द मास नंबर इंक्रीजेज फर्दर, एज द मास नंबर increases further, mass number increases further, the binding energy per nucleon, the binding energy per nucleon shows a gradual decrease, shows a, as the mass number increases further, binding energy per nucleon shows a gradual decrease and drops to 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन फॉर यूरेनियम 236। ठीक है, यूरेनियम 236 के लिए 236 का भी होता है, 238 वाला भी है, यहां पे 238 लिख लीजिए। यूरेनियम 238 के लिए वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज करती चली जाती है। पॉइंट्स में यार हमने क्या क्या लिख लिया बेटा? एक बात हमने जानी कि हाइड्रोजन वगैरह नीचे ही पड़े हैं तो इनकी स्टेबिलिटी सबसे कम। दूसरे वाले पॉइंट में क्या जाना? 40 से 120 में लगभग सा कर्व क्या है? कांस्टेंट। स्टेबिलिटी बढ़िया है, 8.5 के आसपास की एनर्जी है। सबसे ज्यादा वाला कौन है? आयरन, जिसकी कितनी है? 8.8। वेल डिफाइंड मैक्सिमा है हीलियम कार्बन और ऑक्सीजन के लिए, इसका मतलब इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। मिनिमम किसके लिए है? लिथियम और नाइट्रोजन के लिए स्टेबिलिटी क्या है? कम। इस 8.8 के बाद वैल्यू जो है वो क्या करती है? डिक्रीज करती है। कब तक डिक्रीज करती है? 7.6 तक। और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसका नाम क्या है? यूरेनियम। समझ आ गई ये बात आपको? ठीक है, ये काम जो है सर वो हमने समझा है, ये बातें जो है वो मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद की चीजें जो हैं, जो इंपॉर्टेंट डाटा है, ये भी काफी हिस्सा इंपॉर्टेंट है। अगर इस कर्व को मैं अब इस 2 हिस्सों में बांट दूं, अब बोर्ड पे ध्यान देंगे और जो बच्चा समझ गया उसका खेल खत्म है भाई। सुनो ध्यान से कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? आयरन। मतलब कि सब किसकी तरह बनना चाहेंगे? आयरन की तरह, क्योंकि उसका न्यूक्लियाई जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब अगली जो चीज है सर वो बना कैसे जाएगा उस पर ध्यान दो। भाई ये कौन है? कार्बन है। कार्बन वाला कितने नंबर पे है? 12 के नंबर पे। और 12 से 56 पे जाना है तो इसको दूसरे के साथ जुड़ना पड़ेगा। 12 से 56 पे जाना है, कैसे पहुंचोगे? जब जुड़ोगे 12 में जो है कोई एलिमेंट जुड़ेंगे और वो किसको अप्रोच कर जाएंगे? 56 को। ये कौन है? यूरेनियम 238। इसको कहां जाना है? 56 में। तो ये अपने आप को तोड़ेगा, तोड़ेगा तो ये टूट टूट के कहां पहुंच जाएगा? 56 पे। जुड़ने का मतलब फ्यूजन और टूटने का मतलब फीजन। आज जो वर्ड है जो आपने शायद 9th या 10th क्लास में पढ़ा था, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फीजन क्यों होते हैं वो पता चल गया। न्यूक्लियर फ्यूजन और फीजन जो है वो न्यूक्लियस को स्टेबल करने की प्रोसेस है। सबसे स्टेबल कौन? आयरन, जिसका नंबर कितना? 56। 238 वाला किसके जैसा बनना चाहता है? 56 जैसा। 238 से देव 56 में कैसे जाओगे? जब टूट जाओगे। 238 जो है अपने आप को तोड़ने की कोशिश करेगा। और तोड़ने का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू जब मान लो ये 238 है तो अगर ये 120 में जाएगा तो इसका मतलब ये पहले के कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा स्टेबल। 120 वाला और पीछे आएगा तो वो और ज्यादा स्टेबल, और पीछे जाएगा तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक बात है। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये कार्बन वाला कितना है? 12। बनना क्या चाहता है? ये 56 बनना चाहता है, तो अपने आप को किसी में ऐड करेगा। 12 के कंपैरिजन में कौन ज्यादा स्टेबल है? 20। 20 के कंपैरिजन में कौन ज्यादा स्टेबल? 40। ठीक है, तो ये जुड़ेंगे तो ये कौन सी प्रोसेस को शो करते हैं? ये शो करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन को। ये किसको शो करते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब
कि छोटे छोटे न्यूक्लियस ऐड हो जाएंगे और ऐड होके क्या बनाएंगे, बड़ा न्यूक्लियस। क्यों बनाया बड़ा, क्योंकि बड़े वाला स्टेबल है। अब ज्यादा बड़ा भी स्टेबल नहीं है तो वो अपने आप को क्या करेगा, तोड़ेगा। क्यों तोड़ेगा, ताकि छोटे वाला जो है वो क्या है, एक मीडियोकर सी वैल्यू जो है, ठीक है, मैं वही कह रहा था, कम पैसा, एवरेज पैसा और ज्यादा पैसा, ठीक है, वो मेहनत करके कहां जाने की कोशिश करेगा, एवरेज पे, और ज्यादा वाला पैसा उड़ा के कहां जाने की कोशिश करेगा, एवरेज पे। क्योंकि जिंदगी जो है वो कहां है, मिड में है, ना कि कहां, एक्सट्रीम में। वो किसने भी बता दिया आपको, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व ने। ये एक्सट्रीम पे था, ये भी कहां जाना चाह रहा है, मिड में, और ये भी एक्सट्रीम पे था, ये भी कहां जाना चाह रहा है, मिड में जाना चाह रहा है। क्योंकि ना तो स्टेबिलिटी लेफ्ट पे है ना कहां है, राइट पे। स्टेबिलिटी जो है वो सर कहां है, मिड में है, ठीक है। तो मतलब काम जो है वो आपने क्या करना है, आयरन का न्यूक्लियाई जो है वो ज्यादा स्टेबल है। मान लो आयरन ना भी बन पाए तो आपको पता है ना 40 से 120 के न्यूक्लियाई कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये 238 वाला मान लो 120 में भी जाएगा तो पहले के कंपैरिजन में तो क्या होगा, स्टेबल होगा। ये 16 वाला 20 में भी जाएगा तो पहले के कंपैरिजन में क्या होगा, स्टेबल। 16 से 20 जाना, जुड़ना, जुड़ना क्या कहलाता है, फ्यूजन। 238 से 120 होना, टूटना, टूटना क्या कहलाता है, फिजन। तो अब आपको जो है वर्ड क्लियर हो गया है। सुनो बेटा ध्यान से, आवाज नहीं करेंगे, कि फ्यूजन जो है और फिजन जो है, मतलब कि वहां पे आपने शायद 10वीं क्लास में पढ़ लिया होगा न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन, लेकिन चीजों का असली मतलब यहां पे लॉजिक के साथ है कि जुड़ना क्यों है और टूटना क्यों है। सर जुड़ना और टूटना दोनों न्यूक्लियस को क्या करना है, स्टेबल। क्योंकि ये वाले जो हैं कम स्टेबल और ये वाले भी क्या हैं, कम स्टेबल, और स्टेबल होना चाहते हैं। पहले के कंपैरिजन में स्टेबल कम होंगे। 238 स्टेबल कब आएगा, जब वो 56 की तरफ जाएगा, और 238 से 56 की तरफ जाने का मतलब अपने आप को तोड़ना। 16 वाला स्टेबल कब होगा, जब वो 56 की तरफ जाएगा। 56 में जाने के लिए उसको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने का मतलब क्या हो गया, फ्यूजन। तो दो वर्ड बन गए हैं, एक न्यूक्लियर फ्यूजन है और एक क्या है, न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन का मतलब छोटे न्यूक्लियाई ऐड होते हैं ताकि क्या बना सकें, बड़ा न्यूक्लियाई। फिजन का मतलब जो है, फिजन में क्या पढ़ना है, बड़ा न्यूक्लियाई टूट जाता है किसमें, छोटे वालों में, ताकि पहले के कंपैरिजन में क्या हो सके, ज्यादा स्टेबल हो सके। ये लाइन सी खींच के एक साइड लिख दो फ्यूजन और एक साइड क्या लिख दो, फिजन, ठीक है। और इनके डिफरेंस जो है वो डिस्कस करते हैं और फिर छुट्टी कर देंगे भाई, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना, ठीक है। वही तो बात बताई थी, दो टॉपिक हैं, एक ये हो गया, इसका डायग्राम का फोटो ले लीजिए, आपके पास ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। और हेडिंग जो है, या डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन, ये हेडिंग डाल लो और काम खत्म करते हैं बेटा। एक तरफ क्या लिखोगे, एक तरफ लिख लो न्यूक्लियर फ्यूजन, पहले फिजन लिख लो, चलो कोई बात नहीं, क्या लिख रहे हो पहले ये बताओ। फ्यूजन लिख दिया, पहले फ्यूजन लिख लो फिर फिजन लिख लो। हेडिंग डाले न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन पहले है और दूसरी साइड क्या है, फिजन है। फ्यूजन का मतलब जुड़ना, फिजन का मतलब टूटना। तो पहले फ्यूजन वाले लिख लो सारे के सारे। फ्यूजन में सारे पॉइंट बोल देता हूं मैं, फ्यूजन कह रहा हूं, FUSION, फ्यूजन। फ्यूजन में क्या लिखोगे, दो या दो से ज्यादा छोटे न्यूक्लियाई जुड़ के क्या बनाते हैं, बड़ा, ठीक है। लिखें हेयर टू लाइटर न्यूक्लियाई, हेयर टू लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर, टू लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ, फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ heavier nucleus, fuse together to form a heavier nucleus। और फ्यूजन होने के लिए बेटा टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा चाहिए फ्यूजन के कंपैरिजन में। इसी में फ्यूजन के बोल रहा हूं पहले, सारे के सारे लिखो इसमें। द कंडीशंस ऑफ एक्सट्रीमली हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर आर नेसेसरी, द कंडीशन ऑफ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर आर नेसेसरी। इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए कि आप अपनी लैब में इस काम को नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए, इनका उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, फिजन बन जाएंगे। वहां पे इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है, फ्यूजन के अंदर हमने लिखा कि दो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा बनाते हैं। यहाँ पे ज्यादा जो है वो आपको क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिखें प्रोडक्ट्स ऑफ फ्यूजन आर हार्मलेस, आर हार्मलेस।
उसके बाद लिखें अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, हेयर द एनर्जी अवेलेबल, हेयर द एनर्जी अवेलेबल पर न्यूक्लियन is large. Here the energy available per nucleon is large, about 6.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अबाउट 6.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके लिए जो फ्यूल चाहिए ना बेटा फ्यूजन के लिए, वो जो है वो हमारे पास काफी मात्रा में जो है वो अवेलेबल है, फ्यूजन का जो फ्यूल है। लिख लो, पांचवा पॉइंट लिख लो, द फ्यूल required for fusion, the fuel required for fusion is available in plenty. Fuel required for fusion is available in plenty. पहला पॉइंट क्या लिखा, दो छोटे न्यूक्लियाई मिलके क्या बना रहे हैं, एक बड़ा न्यूक्लियाई। अगली बात, टेम्परेचर और प्रेशर इसके लिए क्या चाहिए, बहुत ही एक्सट्रीम चाहिए, जो आप अपनी नॉर्मल लैब वगैरह में क्रिएट नहीं कर पाओगे। अगला पॉइंट आपने क्या लिखा कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हैं, हार्मलेस हैं। ठीक है जी। अगली जो बात है वो क्या करिए आपने, पॉइंट नंबर 4, कि हर एक न्यूक्लियन से जो एनर्जी मिलेगी वो काफी ज्यादा होगी। और पांचवा जो पॉइंट है कि इसके लिए जो फ्यूल अवेलेबल है वो काफी मात्रा में अवेलेबल है। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, फिजन, कि उसका फ्यूल काफी मात्रा में अवेलेबल है तो इसका फ्यूल जो है वो काफी मात्रा में अवेलेबल नहीं है। उसकी जो एनर्जी पर न्यूक्लियन से मिलती है वो ज्यादा है तो इसकी क्या होगी, कम। उसकी 6.75 है, इसकी शायद होती है 0.85 के आसपास। कितनी होती है, 0.85। उसके प्रोडक्ट कैसे थे, हार्मलेस, तो इसके प्रोडक्ट कैसे होंगे, हार्मलेस नहीं होंगे। उसके लिए एक्सट्रीम टेम्परेचर प्रेशर चाहिए, इसके लिए नहीं चाहिए होगा। इसमें दो जुड़ते हैं, उसमें एक बड़ा दो में टूट जाता है, सिंपल सी बात है। फिजन में लिखना शुरू करो, मतलब वैसे तो तुम खुद से ही लिख पाओगे, फिर भी मैं लिखवा देता हूं। लिखेंगे फिजन की साइड, हेयर आ हैवी न्यूक्लियस, here a heavy nucleus when excited, here a heavy nucleus when excited gets split up into two, here a heavy nucleus when excited gets split up into two smaller nuclei, और दोनों लगभग से कंपैरेबल मास के होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बहुत छोटा और एक बहुत बड़ा, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना हमने करना है। फिर आगे क्या लिखोगे, कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर, अगले वाले पॉइंट में, कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर आर नॉट नेसेसरी, कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर आर नॉट नेसेसरी। ठीक है। एक पॉइंट जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वो क्या, ये गलती से जो है वर्ड हो गया कि भाई फिजन के प्रोडक्ट तो और ज्यादा हार्मफुल हैं। कैसे, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो हम कनेक्ट कहां से भी कर सकते हैं। जो परमाणु बम जो गिरे थे कहां, हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो उनके जो प्रोडक्ट हैं वो रेडियो वेव्स पैदा करते हैं, रेडियो एक्टिव वेव्स जो है वो पैदा करते हैं, और वो तो बाद तक परेशान करती हैं भाई। ठीक है, तो इनके प्रोडक्ट डेंजरस हैं फ्यूजन के, उनके तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, ये बात जो है ना वो हमें लिखनी थी। तो काम जब हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर जो काम है वो चीजें जो हमने क्या करनी है, लिखो, इट प्रोड्यूसेस वेरी हार्मफुल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। गलती होगी भाई ये, इट प्रोड्यूसेस वेरी हार्मफुल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। डन, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ओब्लिक करके लिख लो वेस्ट। ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट। अगला क्या था, एनर्जी अवेलेबल पर न्यूक्लियन इज स्मॉल। अगले में क्या लिखेंगे, एनर्जी अवेलेबल पर न्यूक्लियन इज स्मॉल अबाउट, एनर्जी अवेलेबल पर न्यूक्लियन इज स्मॉल अबाउट 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हर एक न्यूक्लियन से जो एनर्जी मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लास्ट क्या है, फ्यूल इज नॉट अवेलेबल इन प्लेंटी, मतलब फ्यूल इज अवेलेबल इन लिमिटेड स्टॉक, ऐसे लिख लो। ठीक है, तो चीजें समझ में आई हैं। आपने आज की तारीख में जो बात जानी, सैलरी का ज्यादा होना जरूरी नहीं है, सैलरी का हर एक बंदे के हिस्से में जो आ रहा है वो हिस्सा ज्यादा होना जरूरी है। फिर आपने क्या जाना, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई लीस्ट स्टेबल हैं। फिर आपने जाना आयरन जो है वो
हाईली स्टेबल है। 40 से 120 वाले स्टेबल हैं लगभग कितनी एनर्जी के साथ, 8.5। आयरन के बाद वैल्यू जो है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। डिफाइंड मैक्सिमा है किसके लिए, हीलियम के लिए, कार्बन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, और मिनिमा है किसके लिए, किस किस के लिए, लिथियम और नाइट्रोजन के लिए। और क्या था, छोटे वाले जुड़ते हैं ताकि क्या बन सके, हैवी, फ्यूजन कहलाया, और बड़े वाला टूट जाता है ताकि क्या बन सके, स्टेबल बन सके, इसको क्या कहा गया, फीजन। ये बातें आपने जानी हैं। इसके अलावा कोई बात जो है बेटा आपको अगर परेशान कर रही है तो उसको पूछो।